हौसले और हिम्मत की है ये बेमिसाल कहानी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपने पूरी देख ली तो मेरी एक गारंटी है कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा जरूर करेंगे। एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी जो आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करने का एक हिम्मत और हौसला जरूर देगा। एक ऐसे आदमी की कहानी जो बचपन में भीख मांगा करता था और आज अपनी मेहनत और लगन के दम पे 40 करोड़ की कंपनी का मालिक है। वे न सिर्फ प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है बल्कि 3 स्टार्टअप कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। किस तरह उनकी जिंदगी का सफर रहा, कैसे उन्होंने परिस्थितियों से लड़के सफलता के शिखर को छुआ, आइए जानते हैं। रेणुका आराध्य का जन्म बेंगलोर के समीप एनाकल तालुक के गोपासंद्र गाँव में हुआ। उनके पिता राज्य सरकार द्वारा आवंटित एक छोटे से स्थानीय मंदिर में पुजारी थे, किंतु इससे उन्हें कोई तयशुदा वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती थी। अपने परिवार की गुजर बसर के लिए वे दान पुण्य से मिलने वाले पैसे पर निर्भर थे, लेकिन इस पैसे से गुजारा न हो पाने के कारण वे पूजा के उपरांत आसपास के गांव में भिक्षा मांगने जाया करते थे। उनकी मदद के लिए रेणुका भी उनके साथ होते थे। भिक्षा में लोग उन्हें चावल, ज्वार, रागी आदि अनाज दिया करते थे, जिसमें से उनके घर की आवश्यकता अनुसार कुछ अनाज छोड़ शेष को बाजार में विक्रय कर प्राप्त पैसों से वो अपना घर चलाते थे। रेणुका आराध्य की शिक्षा। उनके परिवार का निर्वाह बड़ी मुश्किल से होता था। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब होने लगी। इसलिए जब रेणुका 6वीं क्लास में थे तो उनके पिता ने उन्हें एक बुजुर्ग चर्मयोगी व्यक्ति के घर उनकी सेवा के काम में लगा दिया। रेणुका उस बुजुर्ग को नहलाते धुलाते, उनके शरीर पर मलहम लगाया करते थे और उनकी प्रत्येक आवश्यकताओं को ध्यान रख के करते थे। पुजारी परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उस घर में पूजा पाठ की जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी गई। सुबह 10 से 11 बजे तक अपना काम समाप्त कर वे स्कूल भी जाते और स्कूल से वापस आकर फिर काम में जुट जाते। इस दिनचर्या के साथ उन्होंने वहां 1 वर्ष तक कार्य किया। 1 वर्ष उपरांत उनके पिता ने उन्हें चिकपेट के आश्रम में डाल दिया। आश्रम में उन्हें बस 2 वक्त का भोजन मिलता था, सुबह 8 बजे और दूसरा रात को 8 बजे। दिन में लंबे समय तक भूखे रहने के कारण उनका दिमाग किसी तरह भोजन का जुगाड़ करने की सोच में डूब रहा था। अब वे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते थे। आश्रम में वेद और संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य था। अपने सीनियर्स को नामकरण, विवाह और अन्य कार्यक्रम में पूजा पाठ हेतु जाता देख रेणुका वेद और संस्कृत ध्यान से पढ़ने लगे ताकि उनके साथ पूजा पाठ में जा सके और वहां जाकर भरपेट भोजन कर सके। लेकिन इसके लिए उन्हें अपने सीनियर्स की बहुत मनुहार करनी पड़ी और उनके कपड़े धोने का प्रस्ताव रखने के बाद वे रेणुका को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हुए। इस तरह उनकी भोजन की समस्या का निराकरण तो हो गया, लेकिन अधिकांश समय सीनियर्स का काम करते रहने के कारण वे ठीक से पढ़ नहीं पाए। परिणाम स्वरूप 10वीं क्लास में फेल हो गए। इस बीच उनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। ऐसी परिस्थिति में माँ और भाई बहनों की जिम्मेदारी उनके कंधे पे आ गई। अतः पढ़ाई छोड़ के वे घर वापस आ गए और काम की तलाश करने लगे। प्रारंभिक नौकरी और व्यवसाय। सबसे पहले उन्हें एक मैकेनिकल लेथ फैक्ट्री में हेल्पर का काम मिला। 1 वर्ष वहां काम करने के उपरांत वे एक प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में काम करने लगे, फिर एक आइस मेकिंग कंपनी में। उसके बाद उन्हें कैमरा कंपनी एडलैब में स्वीपर का काम मिला। दिमाग तेज होने की वजह से उन्होंने वहां रहते हुए प्रिंटिंग का काम भी सीख लिया। वहां वे 3 वर्ष तक कार्य करते रहे, लेकिन वहां के कुछ कर्मचारी उन्हें अपने साथ संदिग्ध गतिविधियों में घसीटना चाहते थे, इसलिए वहां उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने श्याम सुंदर ट्रेडिंग कंपनी में काम करना प्रारंभ कर दिया। वह सूटकेस, वैनिटी बैग, एयर बैग आदि बेचने वाली कंपनी थी। रेणुका ने उस कंपनी में भी हेल्पर की हैसियत से शुरुआत की, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के बलबूते सेल्समैन की पोजीशन तक पहुंच गए। लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। व्यवसाय में घाटा। वे स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहते थे, अतः कुछ पूंजी लगाकर उन्होंने सूटकेस और वैनिटी बैग के कवर बनाने का व्यवसाय प्रारंभ किया। वे सुबह सुबह अपनी साइकिल पर निकल पड़ते और घर घर जाके सूटकेस और वैनिटी बैग के कवर सीते, लेकिन उनका भी ये प्रयास सफल नहीं हो पाया और उनका पूरा पैसा डूब गया। अब वे खाली हाथ हो चुके थे। ऐसे में उनके बड़े भाई ने उन्हें एक जगह 600 रुपए के वेतन पर सिक्योरिटी गार्ड के काम में लगा दिया। इस कार्य को करते हुए ही 20 वर्ष की उम्र में रेणुका ने विवाह कर लिया। उनका मानना था कि शादी उन्हें और जिम्मेदार बना देगी। सिक्योरिटी गार्ड के रूप में मिलने वाला वेतन घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए रेणुका की पत्नी भी एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने लगी। साथ ही अतिरिक्त आमदनी के लिए रेणुका स्वयं नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने और उनकी देख करने काम करने लगे। ड्राइवर बनने का फैसला। कुछ बेहतर कर गुजरने की ललक उनमें अब भी कायम थी, इसलिए एक दिन उन्होंने जब सब कुछ छोड़ ड्राइवर बनने का फैसला कर लिया। लेकिन उनकी जेब में ना तो लाइसेंस बनाने के पैसे थे, ना ही ड्राइविंग सीखने के। तब उन्होंने अपनी शादी की अंगूठी बेचकर अपनी पत्नी के भाई से कुछ रुपए उधार लेकर लाइसेंस बनवाने के लिए पैसे जुटाए। लाइसेंस बनवाने और ड्राइविंग सीखने के बाद जब उन्हें पहला ड्राइवर का जॉब मिला तो पहले ही दिन उनके हाथों एक्सीडेंट हो गया और उन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया गया। अपने एक अहम फैसले की ये दुर्गति देख वे बेहद निराश हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें कोई ड्राइवर की नौकरी पे नहीं रखेगा। लेकिन एक सज्जन व्यक्ति सतीश शेट्टी ने उन पर भरोसा जताया और अपनी ट्रैवल एजेंसी में उन्हें काम दिया। उन्होंने उनमें आत्मविश्वास का संचार भी किया। रेणुका पूरी मेहनत से वहां काम करने लगे। वे ठान चुके थे कि वे एक अच्छे ड्राइवर
बनकर रहेंगे। वे अपनी ड्राइविंग पर मेहनत करते, अपने हर कस्टमर का पूरा ध्यान रखते और उन्हें अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश करते। धीरे धीरे कस्टमर का उन पे भरोसा बढ़ता गया। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी पलट कर नहीं देखा। डेड बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन का काम। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने नेहरू ट्रेवल्स में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो डेड बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मशहूर था। रेणुका ने इस अवसर को हाथों हाथ लिया। उनकी सोच थी कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो कोई भी अवसर हाथ से जाने मत दो और जो भी काम हाथ में लो उसे पूरी लगन और निष्ठा से करो। पूरी निष्ठा से उन्होंने यह कार्य किया और 4 साल वहां काम करने के दौरान 200 से 300 डेड बॉडी को पूरे भारत में ट्रांसपोर्टेशन का काम किया। सिटी सफारी कंपनी की शुरुआत। उनके बाद में वे दूसरी ट्रैवल एजेंसी में काम करने लगे, जहां उन्होंने विदेशी पर्यटकों को टूर पर ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ। विदेशी पर्यटक उन्हें डॉलर में टिप दिया करते थे। रेणुका इन पैसों को जमा करने लगे और इन्हीं जमा पैसों से तथा कुछ अपनी पत्नी के पीएफ के पैसों से उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर 2001 में सिटी सफारी नाम की कंपनी खोल दी। यह कंपनी ठीक ठाक चलने लगी और वे इसके मैनेजर बना दिए गए। कोई और होता तो शायद यहाँ आकर संतुष्ट हो जाता, लेकिन रेणुका के सपने बड़े थे। उन्होंने बैंक से लोन लेकर अपनी खुद की इंडिका खरीदी, फिर 1.5 वर्ष के भीतर अपनी दूसरी गाड़ी भी ले ली। 2 वर्षों तक वो स्पॉट सिटी टैक्सी का काम करते रहे। वे धीरे धीरे अपनी गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी भी करते जा रहे थे। प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड फाउंडेशन। रेणुका आराध्य जो अब तक जिंदगी के उतार चढ़ाव से जूझ रहे थे, उन्होंने कैसे की प्रवासी कैब्स की स्थापना, आइए जानते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क। 2006 तक उनके पास 5 गाड़ियां हो चुकी थी, जिन्हें वे अपने भाई और अन्य ड्राइवर की मदद से चलाते थे। इसी वर्ष एक अफसर ने फिर से उनका दरवाजा खटखटाया। उन्हें यह जानकारी मिली कि इंडियन सिटी टैक्सी अपनी कंपनी बेच रही है। अफसर को भांपकर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठाते हुए अपनी सारी गाड़ियां बेच दी और मार्केट में कुछ उधार लेकर उस कंपनी को खरीद लिया। उस कंपनी का नाम उन्होंने प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड रखा। यह कदम उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस कदम के साथ ही व्यवसायी के तौर पर उनके एक नए सफर का आगाज हुआ। कॉर्पोरेट के लिए काम। नई कंपनी में उन्होंने सिटी टैक्सी का काम पूर्णतः बंद कर दिया और कॉर्पोरेट को अपनी गाड़ी देने लगे। कॉर्पोरेट को गाड़ी देने के कई लाभ थे। एक तो ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था, फिर इसमें उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और साथ ही उनकी कंपनी को एक बड़ा एक्सपोजर मिला। सबसे पहले उन्होंने अमेजॉन इंडिया के लिए काम करना शुरू किया। उस समय उनकी कंपनी में 15 मेंबर्स और 4 गाड़ियां थी। अमेजॉन इंडिया ने भारत में बहुत तेजी से प्रगति की और साथ ही प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी। कुछ ही वर्षों में उनकी गाड़ियां 4 से 300 हो गई। बेंगलोर के बाद उन्होंने उनके चेन्नई में भी अपनी ब्रांच शुरू कर दी। वहां उनकी 275 गाड़ियां चलती थी। शुरू में वे अमेजॉन इंडिया से ही जुड़े रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी कंपनी के काम का एक्सपेंशन प्रारंभ किया, जिसमें कई नामी गिरामी कंपनी जैसे गूगल, वॉलमार्ट, सीगेट्स, जनरल मोटर्स आदि उनके क्लाइंट बनी। उनकी कंपनी अपने ग्राहकों के समय, संतुष्टि और आराम का पूरा ध्यान रखती है ताकि उनका विश्वास बनाए रख सके। इसलिए आज उनकी कंपनी का इतना मजबूत कस्टमर बेस है, जहां कई कंपनियां ओला, उबर जैसी नई कंपनियों के मार्केट में आने के बाद धराशायी हो गई, वहीं प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड मजबूती से आगे बढ़ती रही। रेणुका आराध्य प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड का नेटवर्थ। रेणुका आराध्य ने अपनी मेहनत और लगन से आज अपनी कंपनी को उस मुकाम पे पहुंचा दिया है जहां उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया। उनकी कंपनी का टर्नओवर 40 करोड़ का है। आज वे 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर भी हैं। दोस्तों, कौन सोच सकता था कि बचपन में भीख मांगने वाला लड़का जो 10वीं में फेल हो गया था और जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, कभी 40 करोड़ की कंपनी का मालिक होगा। लेकिन रेणुका आराध्य ने यह साबित कर दिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, यदि आप में कुछ कर गुजरने की क्षमता है तो इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है, बशर्ते आप उसे पाने के सपने देखने होंगे, सही योजना बनाए और उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी रेणुका आराध्य जी की? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका प्यार, आपका आभार।